समारोह होगा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई सीएम। विधायक दल की बैठक में चुना गया दिल्ली का नया मुखिया। जी हां, रेखा गुप्ता अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि रेखा गुप्ता के साथ में डिप्टी सीएम 2 हो सकते हैं। ये फैसला अब आने वाले समय में देखा जाएगा, लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी खबर है दिल्ली की मुखिया होंगी रेखा गुप्ता। हमारे साथ में अरविंद जय तिलक जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी हाँ, आपकी आवाज मिल रही है। जी अरविंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 21 में। और तमाम जो कयास कई दिनों से लग रहे थे दिल्ली चुनाव के बाद कि दिल्ली का मुखिया कौन होगा, क्या वो एक पुरुष होगा या महिला होगी, अब आज वो कयास खत्म हो चुके हैं। रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया सीएम बनाया गया है। विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ था और कई दिनों से ये भी बात चल रही थी कि आरएसएस ने महिला मुख्यमंत्री का सुझाव दिया था और रेखा गुप्ता का नाम आगे बढ़ाया था। अरविंद जी, बिल्कुल, देखिए ये बहुत दिनों से चल रहा था कि दिल्ली में जो है महिला मुख्यमंत्री हो सकती है। रेखा गुप्ता का नाम रेस में सबसे आगे था और चूंकि इनका राजनीतिक जीवन भी देखिए तो आरएसएस से जुड़ी रही है। स्टूडेंट यूनियन में भी इन्होंने बेहतर अपना प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ी रही। तो स्वाभाविक रूप से ये आम जनता के बीच भी, लोगों के बीच भी ये चीजें चल रही थी कि नहीं, दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिल सकता है जी। अब ये रेखा गुप्ता, चूंकि आपने देखा कि 15 में भी जो वंदना कुमार थी उनसे चुनाव हार गई थी, 20 में भी चुनाव हार गई, लेकिन जिस शिद्दत के साथ लो प्रोफाइल के तौर पे संगठन से लेकर के तमाम जो है मोर्चे के पदाधिकारी के तौर पर उन्होंने काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से उनको इनाम मिला है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि जैसे और तमाम नेताओं की जो बातें चल रही थी उसमें लेकर के कई तरह की बातें उठ रही थी, जैसे कि जाति के तौर पर जैसे परेश वर्मा का भी नाम चल रहा था, पंजाब को लेकर के जो है सिरसा साहब का नाम चल रहा था, पूर्वांचल का, बिहार का। इस तरह से कहीं ना कहीं जो एक असहज स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बातें चल रही थी। लेकिन जब लगा कि नहीं जो है एक महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, तो भारत में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई महिला मुख्यमंत्री भी नहीं थी। तो जो एक पूरे भारत के महिलाओं को एक बीजेपी जो एक साधने की कोशिश भी अब मोदी जी का भाषण से लेकर के उनके जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो महिला फोकस है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी एक प्रतिध्वनि कहिए, गूंज कहिए दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली जो है देश की राजधानी ही नहीं बल्कि मिनी जो है इंडिया भी कहा जाता है जी। तो वहां पे जो है महिला मुख्यमंत्री के तौर पे महिला का आना स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव, एक धारणा जो है स्थापित करने में इसकी कोशिश करेगी। तो स्वाभाविक रूप से उसको उस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। और तमाम जो एक असहज स्थिति जो क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर के पार्टी के अंदर उठ रही थी या जातिगत समीकरण को लेकर के, तो वो भी जो है बर्फ खाने में चला जाएगा। और रेखा गुप्ता चूंकि एक सक्रिय कार्यकर्ता रही है, आरएसएस की पसंद रही है, तो आरएसएस की यहाँ चली है। और देखिए आज केशव कुंज का भी उद्घाटन वगैरह सब सारी चीजें थी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक किस्म से आरएसएस के कार्यकर्ता को बिठा करके उन तमाम हजारों लाखों जो है जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं कि किस तरह सांगठनिक क्षमता के जरिए जो है एक व्यक्ति जो है सामान्य अंतिम समाज के अंतिम पाद का व्यक्ति, एक महिला जो सामान्य स्टूडेंट लाइफ से राजनीति शुरू करती है और जो मिनी इंडिया कहे जाने वाले दिल्ली की राजधानी की वह जो है तकरीर बन जाती है। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दाहिना हाथ काम करता है बाएं हाथ को पता नहीं चलता है, वो हमेशा चौंकाती है और कुछ इस तरह का चौंकाने का काम फिर भी किया। जी बिल्कुल अरविंद जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस प्रकार के सस्पेंस रखती है और दाहिना हाथ जो भी काम करते हैं बाएं हाथ को पता नहीं पड़ता। और कहीं ना कहीं अभी तक जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहां पर आरएसएस का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। और जो शुरुआती दौर में अगर हम बात करें आज से 3-4 साल पहले की हम बात करें, तो ये खबरें भी सामने आ रही थी कि शायद आरएसएस और भाजपा में मनमुटाव चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये खबरें भी झूठी सी साबित हुई या फिर जो भी मनमुटाव चल रहा था वो दूर हो गया। खैर, दिल्ली पर लौटते हैं। चौथी दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला रेखा गुप्ता होंगी। शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, आतिशी के बाद में। तो अब क्या लगता है अरविंद जी, क्योंकि जिस प्रकार से आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से भले ही वो संसद हो या फिर सदन के बाहर हो 33% महिलाओं को लाभ देने की बात करते हैं, एक विधेयक भी उसका वो लेकर आए, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस विजन को लेकर ही दिल्ली का मुख्यमंत्री भी चुना गया। और अब चूंकि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुखिया एक महिला होगी, तो आने वाले समय में दिल्ली के विकास को लेकर जो भी चुनावी वायदे किए गए
उनको लेकर क्या लगता है आपको कि किस प्रकार से वो पूरे किए जाएंगे? कितनी बड़ी चुनौती रेखा गुप्ता जी के कंधों पर है? देखिए, प्रधानमंत्री जी चुनाव के दरमियान अपने भाषण में कहते सुने भी गए कि दिल्ली को संवारने की जिम्मेदारी जो है हमारी है, मोदी की गारंटी है। तो वो स्वाभाविक रूप से दिल्ली को जो बेहतर बनाने की कोशिश होगी वो मोदी जी की शीर्ष प्राथमिकता में है जी। अब चूंकि जिम्मेदारी रेखा गुप्ता जी की है बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में टीम वर्क से काम करने की एक जो प्राथमिकता के तौर पर ये रवायत रही है, तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली पर चूंकि सबकी नजर है और ये मान के चलिए कि केजरीवाल और उनकी पार्टी जो चुपचाप बैठने वाले नहीं है, लगातार वो हमले बोलेंगे। चूंकि रेखा गुप्ता महिला है तो उनके ऊपर हमले बोलने के जो एक नकारात्मक आम आदमी पार्टी के तरफ एक जो उसका साइड इफेक्ट होगा वो भी बहुत संभल करके बोलेंगे। अपेक्षा के जब कोई पुरुष मुख्यमंत्री होता तो कहीं ना कहीं जो है जो आक्रमण आम आदमी पार्टी की तरफ से होगा वह कहीं उल्टा दाव पड़ेगा, तो एक महिला अस्मिता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है एक नैरेटिव गढ़ने में कामयाब होगी। तो ये तो पॉलिटिकल जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे बढ़त लेती हुई दिखी है। दूसरी चीज, मोदी जी को पूरे चूंकि बिहार में भी चुनाव है, इसके बाद जो है फिर आपके तमिलनाडु में है, फिर 26 में पंजाब में है, तो कई राज्यों में जो है चूंकि भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं का एक विशेष रिश्ता 2014 के बाद जुड़ा है तो मोदी जी स्वाभाविक रूप से एक महिलाओं को लेकर के जो सदन में आपने देखा कि 33% आरक्षण की जो बात हुई है, इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर हुई है, निकायों में हुई है, तो महिलाओं को लेकर के एक दूरगामी संदेश भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश की है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि देखिए महिलाएं जो अभी भी राजनीति की मुख्य धारा में बहुत उस तरह से नहीं है जैसे पुरुष है, तो कहीं ना कहीं जो है जो प्राथमिक तौर पर सियासत की जो श्रेणी होती है, ग्राम प्रधान से लेकर के स्टूडेंट यूनियन से लेकर के राज्य स्तर पर, तो महिलाओं को एक किस्म से प्रोत्साहन है और एक उत्प्रेरित करने वाला कदम भी है। और कहीं ना कहीं जो राष्ट्र की महिलाओं को भी लगेगा कि नहीं, हम लोग जो राजनीति की मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है, एक फ्रंट पे लाया जा रहा है, तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में है, तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जो होगी। और दूसरी चीज है कि आपने दिल्ली की जहां तक बात कही, तो देखिए अब जो है डबल इंजन की सरकार हो गई है, बजट भी हमारे समझ से फिलहाल तो जो माइनस में चल रहा था, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सेंट्रल का भी तमाम योजनाएं हैं, उसको जरिए जो है दिल्ली का विकास करेगी अब और मान के चलिए कि अब आने वाले वक्त में दिल्ली को अपने हाथ से जाने नहीं देगी। अब पूरी कोशिश यह होगी कि किस तरह घपले घोटाले जो है केजरीवाल की सरकार ने की है, एसआईटी से जांच करा करके उनको सामने लाया जाए और किस तरह से उनकी एक छवि है उनको धूल धूसरित किया जाए। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी न क्या वो अपने जो वादा किया उसको पूरा कर पाती है, और जो केजरीवाल सरकार की नाकामियां थी, भ्रष्टाचार से, घपले घोटाले थे, क्या उसमें जो लोग गुनाहगार हैं उनके जो है फंदे के जरिए जो उनके गर्दन को कसा जा सकेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल अरविंद जी, तो ये तो अब तय है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता है वो जरूर डर और सहम गए होंगे, क्योंकि अभी सत्येंद्र जैन को लेकर भी एक अपडेट सामने आई थी कि उनके ऊपर भी एक सख्त कार्रवाई हो सकती है। खैर ये एक इतर बात है, लेकिन जहां तक बात दिल्ली की हम करें, जैसा कि आपने भी बताया कि अब पार्टी के सामने एक चुनौती होगी, विपक्ष जो अब लगातार हमलावर होगा। हालांकि अब वो उस तरीके से नहीं होगा जैसा आपने कहा कि अगर एक कोई पुरुष सीएम होता तो भाषा की मर्यादा तो ये लोग भी जरूर रखेंगे, लेकिन हमलावर काफी होगा। एक तो विपक्ष के हमले झेलने हैं, दिल्ली का विकास करना है, और सबसे बड़ी बात दिल्ली की उन महिलाओं का विकास करना है जिन्होंने एक लंबे समय के बाद भाजपा पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनकी गारंटी पर विश्वास करा है। और इसकी हम कह सकते हैं कि एक पहल बीजेपी ने आते ही शुरू कर दी थी। जो एक मुद्दा जो बनाया गया था यमुना नदी की सफाई को लेकर, उस पर काम भी शुरू कर दिया गया था, जिसे लेकर भी हालांकि विपक्ष ने आलोचना तो जरूर करी, लेकिन बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि हम सिर्फ चुनावी एजेंडे नहीं रखते, हम उन पर काम भी करते हैं। अरविंद जी, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये जो अपना है कि जो हम वादे करते हैं उसको पूरा करते हैं। कहीं ना कहीं यह जो आम जनमानस में इसको लेकर के एक स्पष्ट नजरिया है, और काफी चाहे वो मसला 370 का रहा हो या अयोध्या में भगवान श्री राम का रहा हो, काशी कॉरिडोर का रहा हो, तो उस कसौटी पर खरा उतरी है। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो अपना उसका आग्रह है, प्रतिबद्धता है, उसको लेकर के समाज में एक सकारात्मक संदेश है। अब रही बात दिल्ली की, तो एक जो बजट का जो अपना स्वरूप होता है उसके जरिए ही कहीं का भी विकास हो सकता है। अब चूंकि जो केजरीवाल की सरकार थी उनके पास एक लिमिटेशन थी, लेकिन मौजूदा समय में अब जो है दिल्ली को जो है डबल सरकार से ही संचालित करना होगा, क्योंकि दिल्ली
को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो बातें कही है, उनके बातों का अपना एक मूल्य है जी। और स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जो है इस बात का ध्यान रखेंगे कि चाहे आपने देखा कि क्राइम का मसला हो, चाहे वहां पे जो गंदगी का मसला हो, या जाड़े के दिनों में किस तरह पॉल्यूशन को लेकर के जो है स्कूल कॉलेज बंद हो जाते थे, तो वो सारी चीजें जो है पूरे सवाल जो है वो कैमरूनी कहावत है ना कि जो प्रश्न करता है उत्तरों को टाल नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी को जो इन सारे सवालों का न सिर्फ उत्तर देना होगा बल्कि उनको जो है करीने से उसका एक निराकरण भी करना होगा। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के चूंकि एलजी भी उनका होगा, अब देखिए एलजी भी हमको लगता है कि अब दूसरा आने वाला है, मुख्यमंत्री भी एक नए सिरे से, तो किस तरह से वो सामंजस्य बना करके किस तरह फाइलें आगे बढ़ती है, किसी तरह की रुकावटें नहीं आती है, ये सारा चीज देखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि चूंकि दिल्ली में जो है पूरे दुनिया भर के जो है हाई कमिश्नर रहते हैं, राजदूत रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर के भी किसी तरह की कोई चीज न हो। और चूंकि दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी राजधानियों का एक अपना अलग जो है तस्वीर है, तो कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की कि 27 साल बाद उसके हाथ में सत्ता आई है तो दिल्ली का जो है तस्वीर जो है सुधरे और वहाँ के लोगों को जो है जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जो है लाभ मिले और बेहतर उनका जीवन हो। ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी उसे जो है दिल्ली के जमीन पर किस तरह उतारती है। जी बिल्कुल अरविंद जी, अभी थोड़ी देर पहले एक अपडेट और भी आई है कि प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो 6-7 नाम चल रहे थे उनमें से कम 3 नामों का तो पद जो है वो तय हो गया है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री और प्रवेश वर्मा उनके पिताजी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सबसे पहले नाम भी शायद उन्हीं का चल रहा था, लेकिन अब उन्हें शायद डिप्टी सीएम का पद देंगे और विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा स्पीकर का पद दिया जा सकता है। इस पर क्या कुछ कहेंगे अरविंद जी? स्वाभाविक रूप से प्रवेश वर्मा की एक बहुत बड़ी दावेदारी थी, जिस तरह से उन्होंने नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा करके बाजी मारी और उसके पहले एक जो माहौल बनाया वो यमुना नदी में उनकी तस्वीर को लेकर के स्नान कराना, तो एक जनता के बीच जो है धारणाएं स्थापित करने का जो काम किया था प्रवेश वर्मा साहब किए थे। लेकिन चूंकि उनके पास एक अपनी लेगेसी थी और चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र थे, तो माना जा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी इनको मुख्यमंत्री बनाती तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिल जाता। परिवारवाद को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है, आज जो है उसी को जो है अपना रही है। तो कहीं ना कहीं जो उसके लिए बैक फुट पर जाना पड़ता भारतीय जनता पार्टी को। तो अब चूंकि उनको भी संतुष्ट करना था और चूंकि जाट समूह से आते हैं, तो आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, तो जाटों का एक अपना एक अलग मिजाज भी होता है। और जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर के एक नाराजगी थी, तो कहीं ना कहीं उसको भी उसकी भी भरपाई करने में मदद मिलेगी, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता साहब पुराने लीडर रहे हैं, हमेशा जीतते आए हैं और अरविंद केजरीवाल का मुकाबला भी जो है विधानसभा में प्रतिरोध का प्रस्तावना बड़ा खिंचते नजर आए। तो चूंकि उनको भी एक अनुभव हो उनके पास, तो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे वो बेहतर अपने काम को अंजाम देंगे। और देखिएगा आप उसमें जो जितने भी नाम चल रहे थे मंत्रिमंडल का, जो 7-8 जो मंत्री बनेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि उन लोगों के नाम होंगे, चाहे वो मोहन सिंह बिष्ट हो, सिरसा साहब हो, ये जो तमाम जो नाम है ये कहीं ना कहीं जो है बेहतर लोग हैं और दिल्ली में मजे हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाड़ी रहे हैं। तो एक शानदार मंत्रिमंडल का गठन भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अरविंद जी, अब एक आखिरी सवाल बस आपसे यही है कि अब कम से कम 21 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में अब भाजपा की सरकार बन चुकी है और जहां तक बात एक तरीके से पूरा नॉर्थ इंडिया हम कह सकते हैं, तो वहीं अगर हम बात करें दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, अगर पंजाब को हम छोड़ दें तो हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हर जगह भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो इस चीज को देखते हुए अब भारत के अगर हम विकास की बात करें, भारत को लेके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो मोदी की जो गारंटी है, उसे लेकर अगर हम बात करें तो अब जो विकास जो भाजपा कहती आई है वो विकास अब कहां तक पहुंचेगा और कब तक पहुंच सकता है अरविंद जी? हाँ बिल्कुल, देखिए एक कहावत है कि आप फूलों को काट सकते हैं लेकिन बसंत को आने से रोक नहीं सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बसंत का दौर चल रहा है और बसंत आने वाला भी है। तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर एक उत्साह का संचार हुआ है। देश के 2/3 से अधिक राज्यों में उसकी और उसके सहयोगियों के मिलकर के सरकार चल रही है और आए दिन भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को रेखांकित भी करती दिख रही है। वैश्विक स्तर पर भी देखिए, अभी हाल ही में जब फ्रांस से लेकर अमेरिका की यात्रा प्रधानमंत्री जी की, किस तरह वहां के राष्ट्रपति अमेरिका के उनको कुर्सी पर बिठाते हुए सामने बगल में खड़े नजर आए और उसकी वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं एक संदेश गया कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कितने जो है शक्तिशाली हैं और भारत जो है
अर्थव्यवस्था के मामले में कितनी छलांग लगा रहा है। जी। अभी कतर के जो आए थे, जो गल्फ कंट्री के जो है वहाँ के प्रेसिडेंट, और किस तरह प्रधानमंत्री जी जो है उनको प्रोटोकॉल को तोड़ करके गए, उनको सामने लाए। तो वैश्विक स्तर पर एक कूटनीति का जो एक होता है, आप तुर्की को लेकर के जो पाकिस्तान का एक अपना नेक्सस है, और भाजपा को ये आपके भारत को जो तंग करने की कोशिश रही, आपने देखा कि गेहूं को किस तरह वापस कर दिया था तुर्की। तो तुर्की के गले पे जो है कतर का एक नस्तर जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने रखने की कोशिश की है दोस्ती के साथ, तो स्वाभाविक रूप से उनकी कूटनीति रणनीतिक जो एक जीत है या एक कैरेक्टर है, उसको भी रेखांकित करता है। तो पूरे भारत में वैश्विक स्तर पर इस चीज को लेकर के एक विमर्श है, गली चौबारे से लेकर के बड़े स्तर पर। तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है और उनकी एक स्वीकार्यता, ग्राह्यता है जनता के बीच, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद है। और कहीं ना कहीं जो है विकास के स्तर पर इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दुनिया में एक संदेश गया है कि भारत जो है किस तरह से 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, और माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो है 3री अर्थव्यवस्था बनेगा। तो एक व्यापारिक तौर पर भी आप देखिए, सामरिक तौर पर भारत का जो है इस्तेमाल हो रहा है, और ये पूरा उसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। जी बिल्कुल अरविंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि दिल्ली की अब नई मुखिया होंगी रेखा गुप्ता। प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा स्पीकर का पद दिया जा सकता है। कल करीब 12:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता अब शपथ लेंगे, और उनके साथ हो सकता है कुछ मंत्री भी शपथ ले लें। तो आपको बता दें कि जो 10-11 दिन का जो सस्पेंस था, उस सस्पेंस का आज पटाक्षेप हो चुका है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम के रूप में चुनी जा चुकी है।